नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक और आप देख रहे हैं एटीवी चैनल। आज का बढ़ता हुआ सफर। आज हम डिबेट पे बैठे हैं। डिबेट का जो मेन कारण है वो है गलत पत्रकारों की जो जवाबदेही कौन है। जो गलत पत्रकार जो पत्रकारिता है उसका जवाबदेही कौन है। आज इस पैनल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश फौजदार, जो कि भरतपुर से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो है सीएन न्यूज के। दूसरे पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप कालरा। आप सभी को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। ये है क्राइम रिपोर्ट आप सभी को नमस्कार। चैनल से। और एक हमारे आज के समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में, सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? आज के समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वतंत्रता के जितने भी अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरपेंद्र सिंसावर, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं। आज हम ये कहते हैं कि आप पत्रकार हैं, आप ये बताएं, क्या नाम है आपका, राकेश जी, आज की पत्रकारिता उसके जवाबदेह कौन है? राकेश जी। सर, उसकी जवाबदेह पत्रकारिता के वो व्यक्ति हैं जो पत्रकारिता के उत्तरदायित्वों को समझ पाते हैं। पत्रकारिता होती क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप जवाब दे सकते हैं क्या? अगर आप सही मायने में पत्रकारिता समाज की और देश की एक जिम्मेदारी है। कोई चीज भी आप अपने चैनल पे या अपने फेसबुक पे डालेंगे, उसको बगैर ऑथेंटिकेशन किए डाल दिया आपने, तो वो ऑथेंटिकेशन मानते हो क्या उसको? नहीं सर, कोई भी खबर हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद में ही हम उस समाचार को अपने चैनल पर प्राथमिकता देते हैं। जब तक उसकी सही पुष्टि और जांच पड़ताल नहीं हो जाती तब तक हम उस समाचार को किसी भी तरीके से सर फ्लैश नहीं कर सकते अपने चैनल पे। मैं एडवोकेट साहब से पूछूंगा, अगर तो ये सारी चीजें एक पत्रकार होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी है कि जो भी हमारे पास में सूचना आ रही है तो हम उसका सही तरीके से जांच कर लें और उसके बाद में अगर कोई किसी भी तरह की समस्या किसी भी व्यक्ति को हमारे द्वारा पहुंचती है तो सर ये पत्रकारिता का सीधा सीधा हनन होता है। अब एडवोकेट साहब नरविंदर सिंह, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए किसी पत्रकार को कोई कागज मिलता है और वो अपने फेसबुक पे या चैनल पे उसको पब्लिश कर देता है, तो क्या ये क्राइम है क्या? सर देखिए, इसमें सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है सब? हाँ आ रही है। हाँ जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने प्रश्न किया कि यूं ही कोई कागज मिलने पर उसे वायरल कर देना या प्रसारित कर देना, क्या ये अपने आप में कोई अपराध है या नहीं? सबसे पहले तो देखने वाली बात ये है। सबसे पहले इसमें उस व्यक्ति की मंशा देखी जाएगी, आशय देखा जाएगा कि वो किस पर्पज से इस खबर को लीक कर रहा है, वायरल कर रहा है। ठीक है साहब। और खासतौर से ये जिम्मेदारी तब उस व्यक्ति की और भी बढ़ जाती है यदि वो पत्रकारिता से संबंधित है, पत्रकार है या अपना कोई चैनल चला रहा है, क्योंकि पत्रकार का सबसे मुख्य जो एम है वो यही है कि किसी भी खबर को बिना उसकी सुसंगतता तक की जांच किए हुए, उसके तथ्यों की जांच किए बगैर उसको वायरल नहीं किया जाना चाहिए। और यदि ऐसा किया जाता है तो अपने आप में ही एक ऑफेंस है, क्योंकि पत्रकारिता एक व्यक्ति को बहुत ऊपर तक भी उठा सकती है और उसकी छवि को डाउन भी कर सकती है यदि इस दौरान कोई लापरवाही रह जाती है। मुख्य बात यह, और जिस मुद्दे के लिए हम आज बैठे हैं वो भी इसी से संबंधित है कि किसी एक व्यक्ति ने सिर्फ एक पेपर को बिना उसकी सुसंगतता की जांच किए हुए, उसके तथ्यों की जांच किए बगैर अपने तथाकथित फेसबुक के पेज पर, जिसका नाम है अभी अभी तक, उस पर प्रसारित कर दिया बिना तथ्यों की जांच की, जो कि बहुत एक घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर ये केस है अपना भरतपुर का, तो भरतपुर के जो मेरे ख्याल से सिंसवर साहब जुड़ गए हैं, वो शिवदत्त टेंगोरिया साहब जुड़ गए हैं। शिवदत्त टेंगोरिया साहब, तो मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। सर आपका स्वागत है एटीवी चैनल में जी। हाँ, तो अब आप ज्वाइन कर लो। राकेश जी, मुझे ये बताइए, आपका एक प्रकरण हुआ है, इसमें कहाँ तक सत्ता है, बताएं। सर ये सरासर गलत हुआ है। उन्होंने जहाँ भी मोहन गुप्ता पत्रकार के खिलाफ हम लोगों ने इस तरीके की जो भी उन्होंने अब तक खबरें डाली हैं
वो बिना जांच पड़ताल के और इस तरह की खबरों को हमेशा फेसबुक पर पहले से प्रकाशित करते आए हैं और उनके खिलाफ कई इस तरह की मुकदमे और एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं जिन्होंने मानवीय मूल्यों का पूर्ण रूप से हनन किया है। लेकिन वो फिर भी अपनी इस पत्रकारिता की अभद्रता के जितने भी मतलब हथकंडे हैं वो उनको अपनाते हैं और उसके खिलाफ जितने भी हम लोग समाज में और सोसाइटी में गंदगी फैलाने का काम करते हैं, मैं सीधी सीधी बात कहूंगा, वो एक हिंदू विरोधी पत्रकार हैं। ये पूछना चाहता हूँ सर, अगर वो इस तरह का धर्म विरोधी पत्रकार है तो आप पत्रकार लोग मिलकर उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? उसको क्यों नहीं पत्रकारिता से हटाते हैं? आप पत्रकार की आवाज को क्यों दबा रहे हैं? नहीं सर, हमने इसके खिलाफ में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को बराबर संज्ञान में मामला दिया है, उनको लिखित में भी दे चुके हैं और कई बार उनके कार्यालयों पर जाकर के भी संपर्क किया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई उस पत्रकार के खिलाफ नहीं की जा रही है। इसका सीधा सीधा है कि यहाँ पे एक भ्रष्टाचार का मामला आता है कि जिसके कारण पत्रकार या तो मिलीभगत का मामला आता है जहां भ्रष्टाचार खुलेआम किया जा रहा है। मैं तो इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूं प्रशासनिक अधिकारियों को। अगर कुछ लोग इस तरीके की अनियमितताएं अगर सामने लेके आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और संज्ञान में लेकर तुरंत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो पा रहा है। और मैं जहां तक आपको संज्ञान में ये मामला दे देता हूं कि किसी न किसी एक जो भी है उनको एक देखा जाए तो जो उनकी ताकत है वो किसी भी तरीके से राजनीतिक अप्रोच है, जिसके कारण यहाँ के प्रशासन के अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उनके खिलाफ अभी तो कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है, जबकि हम इसके खिलाफ में आंदोलन भी कर चुके हैं और सड़कों पे भी कई लोगों से बराबर उतर के हम लोगों ने इस मामले में कवरेज भी किया है और बराबर खबर को अपने चैनल पे भी प्राथमिकता से दिखाया है, लेकिन अभी तक इस पे अभी कोई कार्रवाई किसी भी तरीके से पुलिस विभाग ने संज्ञान में लेकर के नहीं की है। शिवदत्त जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप बताएं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है और ऐसा उसने जो भरतपुर अभी पे किया हुआ है उसका क्या कारण है और उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? सबसे पहले जय माई की सभी को। जय माई। पहला प्रश्न ये है, क्या ये एमसीए हैं जिन्होंने ये डाला है, यानी मोहन गुप्ता एमसीए हैं, पत्रकारिता की श्रेणी में आते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो ये है। अगर ये पत्रकार हैं तो पत्रकार के क्या लक्षण हैं? बिना जांच पड़ताल के और इस तरह से किसी न्यूज को डाल देना, ये अभद्रता की श्रेणी में नहीं आता? क्या ये दंडनीय अपराध नहीं है? दूसरी बात, जो पत्रकारिता श्रेणी के जो और साथी हैं वो इनका बहिष्कार क्यों नहीं करते? दूसरी बात, प्रशासन पे बार बार जो दबाव डाला जा रहा है, तो फिर उसके आईटीआर के अंतर्गत ये क्यों नहीं पूछा जाता पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? और कार्रवाई नहीं की है, अगर वो, मैंने सुना है कि कहा गया है कि भगोड़ा है, अगर ये भगोड़ा है तो भगोड़ा के लिए क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है? ये मेरे समझ में ये आता है कि सबसे पहले इस्गासा मतलब घोषित कर देना चाहिए, चौराहे पर जगह जगह उसके फोटो लगा देने चाहिए और उस पर इनाम घोषित कर देने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो कैसे मान लिया जाए ये भगोड़ा है? बिल्कुल साहब, आपकी हर बात से ये जो कह रहा है, आपकी हर बात से बार बार ये कह रहा है, हाँ, पहले तो पत्रकार बरादरी को इसका बहिष्कार कर देना चाहिए। हाँ एडवोकेट साहब बोलें, आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलें। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो इन्होंने विचार रखे कि आज की जो डिबेट है वो बेस इसी पे ही बेस करती है कि गलत पत्रकारिता का जवाबदेह कौन है। तो सबसे पहले तो जैसा कि सुनने में ये बात भी आ रही है कि वो पत्रकार है ही नहीं, कई बार सुनने में ये भी आया है, उसके चैनल वगैरह जो हैं या फेसबुक वगैरह जो कुछ ऑथेंटिकेशन भी नहीं रखते हैं किसी भी तरीके से। अगर वो पत्रकार है ही नहीं तो सबसे पहले तो इम्पर्सोनेशन यानी कि पत्रकार के रूप में अपने आप को दिखाने का भी उस पर मामला दर्ज होना चाहिए। ये बात आप नोट करिए सबसे पहले, जो कि आईपीसी के सेक्शन 416 में क्लियर कट ऑफेंस है। यदि मैं वकील नहीं और मैं वकील होने का ढोंग करता हूं तो वो मेरे लिए एक तरह से आपराधिक कृत्य में आता है। तो सबसे पहले आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है,
सुनिए तो सबसे पहले आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप पत्रकारिता के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और आप इस बात की जानकारी निकलवाएं, और अगर वो पत्रकार नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है आपकी काउंसिल से, तो उसके खिलाफ आप एफआईआर जरूर दर्ज कराएं, पहली बात। सेकंड चीज ये कि अगर वो पत्रकार है तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में अब तक आप लोगों ने कुछ कंप्लेंट करी या नहीं करी, ये भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी तय करता है कि क्या वो इस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कर रहा है जो कि आपकी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाए हुए। जी, क्या इन चीजों का पालन किया है उसने? अब मैं आपको इसी के कंटिन्यूएशन में एक बात और रखने चाहता हूं। मेरे पास में आपकी पत्रकारिता के आचरण के कुछ मानक हैं। हाँ बताइए। जो कि 2019 का संस्करण है, जो कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किए हुए हैं आपकी पत्रकारिता से संबंधित। इसमें आचरण संख्या 5 है, आचरण संख्या 5 ध्यान दीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है कि मान हानिकारक लेखों के प्रति क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। जी। इसका पहला पॉइंट जो है वो स्पेशली यही कहता है कि समाचार पत्र को ऐसी कोई बात प्रकाशित नहीं करनी चाहिए जो किसी व्यक्ति या संगठन के प्रति स्पष्ट रूप से मान हानिकारक अथवा अपमानजनक हो। नोट करिएगा, अपमानजनक हो, जब तक कि उचित सावधानी या जांच के बाद उसके पास यह मानने के लिए पर्याप्त आधार न हो कि वह सच्ची है और उसका प्रकाशन जनता के हित में होगा। यहां पर यह बात बिल्कुल मिसिंग है। मैं तो ये कहता हूं सर, जनता के हित में नहीं है, लेकिन पत्रकार के हित में तो है। पत्रकार ने अपनी टीआरपी, मैं यही बता रहा हूं हो गया सर। उसका कौन करेगा जो कि वहां पे उनका वो हो गया है, उनका जो इज्जत में धब्बा लगा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये पत्रकार तो मैं इसीलिए कह रहा हूं साहब, मैं इसीलिए कह रहा हूं और अपनी बात कंटिन्यू रख रहा हूं। एक सेकंड के लिए और थोड़ा सा समय और दें मुझे, ठीक है? हाँ प्लीज। इसके अलावा आपका मानक संख्या 34 एक और इंपॉर्टेंट बात कहता है कि प्रकाशन से पूर्व सत्यापन होना चाहिए। अब मैं इसको पढ़ देता हूं जल्दी से कि जनहित तथा लाभ की कोई रिपोर्ट अथवा लेख प्राप्त होने पर, ध्यान दीजिएगा, कोई भी लेख प्राप्त होने पर जिसमें किसी नागरिक के विरुद्ध आक्षेप है अथवा टीका हो, संपादक को चाहिए कि यथेष्ट ध्यान तथा सावधानी के साथ उसकी तथ्यात्मक यथार्थता की जांच अन्य प्रामाणिक स्रोतों के अतिरिक्त संबंधित व्यक्ति तथा संगठन से भी कर ले और उसका विवरण, टीका, टिप्पणी अथवा प्रतिक्रिया प्राप्त करके जहां आवश्यक हो उचित संशोधन के साथ रिपोर्ट में उसे भी प्रकाशित करे। और किसी भी प्रतिक्रिया के अभाव में इस आशय की पाद टिप्पणी रिपोर्ट के साथ दी जाए। यानी कि इस केस में जो भी है, अगर ये पत्रकार है तो उसे इन मानकों का पालन पूरा करना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं किया गया। अभी लास्ट डिबेट की मैं आपको बात बता देता हूं कि जिन अंकुर गुप्ता जी से बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि आप पत्रकार लोग भी तो कुछ भी छाप देते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी जगह पर कोई बैग पड़ा मिला, आपने छाप दिया, ठीक है ना? तो किसी जगह बैग पड़ा हुआ मिलना और किसी व्यक्ति के प्रति कुछ लिखा हुआ मिलकर उसे छापना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ी भिन्नता है। एक जगह बैग मिला, आपने छाप दिया, वो संदिग्ध वस्तु थी। लेकिन अगर मेरे प्रति कोई 4 लाइनें लिखी हुई है किसी कागज में और बिना सोचे समझे आप उसे प्रकाशित कर देते हैं, तो वो मेरी मानहानि का जिम्मेदार आपको बनाएगा। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है। तो इन बातों का थोड़ा आप ध्यान रखें। और यदि आपने अब तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत नहीं करी है तो उसकी पत्रकार होना, अगर यदि वो है तो इसकी शिकायत जरूर करें। 416 में भी एफआईआर दर्ज जरूर कराएं कि अगर यदि वो पत्रकार नहीं है और पत्रकार होने का ढोंग कर रहा है तो। ठीक है। अब संदीप काका जी ये बताएं, आप पूरे जयपुर में आप कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टिंग, ये कौन सा क्राइम है पत्रकार का कि कोई कागज मिल जाए और उसको ऑथेंटिकेशन किए, उसको अपने चैनल पे चला दे, उसको छाप दे अखबार में और फिर सीना तान के 56 इंच का चले, मैं पत्रकार हूं, मेरे ऊपर कोई आंच नहीं कर सकता? क्या यह चौथा स्तंभ यही इसी बना हुआ है? आप किसी की भी इज्जत को मुंह पे लाते हैं? अब मैं इसमें तो यही आ रहा है कि आपके जो एडवोकेट साहब ने अभी बोला उसमें मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि आजकल पत्रकारिता का स्तर बहुत ज्यादा गिरता चला जा रहा है। आ रही मेरी आवाज आ रही? हेलो? उसका रीजन यही है कि जो आजकल सत्ता में बैठे लोग और जो नौकरशाह लोग हैं वो इनको सपोर्ट इस तरीके से करते हैं कि, अब भाषा का तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई, पर बहुत ज्यादा निम्न स्तर पे इनको सपोर्ट किया।
इसका मतलब तो ये है कि इनके जितने भी सत्ता में लोग बैठे हैं, सब लोग अपना अपना एक एक चैनल खोल लें और एक एक चैनल खोल के एक एक को वो चैनल दे दें और उनका जो न्याय करें। चौथा स्तंभ ये नहीं कहता है। नहीं, ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो, जैसे अभी आज आप बात कर रहे हैं भरतपुर के जो माननीय हमारे पत्रकार बने फिर रहे हैं, जो उनका क्या है कारण? एक अगर आप बोल दें या अभी मैं इस चैनल पे किसी के लिए बोल दूं तो मेरे पे 1 मिनट में कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पीछे किसी सत्ता का सपोर्ट नहीं है जी, सिर्फ पत्रकारिता का सपोर्ट है, ठीक है ना। और यही आज इनके साथ जो हो रहा है वो एक यही तो साफ दिखता है। एक नॉर्मल इंसान भी, अगर हम तो पत्रकारिता में है और हम इस चीज को समझते हैं, पर एक नॉर्मल इंसान की तरफ से देखा जाए तो साफ दिखता है कि ये पूरा प्रशासन का सपोर्ट है इनको जी, पूरा प्रशासन सपोर्ट। और क्या कहना चाहता है कि अभी एडवोकेट साहब ने बोला, साफ साफ बोला कि हम पहले, सबसे पहले तो ये पता करें कि पत्रकार है भी कि नहीं है, और अगर है तो अभी तक तो। एडवोकेट साहब नरपेंद्र जी ये बताएं, अगर मान लीजिए पत्रकारिता इस स्तर पे गिर चुकी है कि किसी को भी बदनाम करने के लिए कुछ भी किया जाए, तो उसका सबसे बड़ा पेनलाइजेशन किसको होना चाहिए? पत्रकार को या जो पब्लिश किया है उसको? सर, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की आएगी कि उसने ऐसे पत्रकारों को भर्ती क्यों कर रखा है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जवाब दे। आपकी आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ जवाब तो इन्होंने सूचना ही नहीं दी है। प्रेस काउंसिल इंडिया को तो इन्होंने सूचना ही नहीं दी है। तो ये सबसे बड़ा लेकुना है अब तक आप लोगों के पार्ट पर, कि आपके साथ में ही कोई आदमी एक ऐसा जुड़ा हुआ है जो कि अपने आप को पत्रकार होने का दावा करता है, और हम उसके बावजूद, ये जानने के बावजूद भी कि यदि वो पत्रकार नहीं है, हम शिकायत ही नहीं कर रहे हैं कहीं पे। पहला कानूनी प्रावधान तो ये कहता है कि उस 416 में एफआईआर दर्ज करवाई जाए कि वो अपने आप को पत्रकार बनाता हुआ घूम रहा है, दिखा रहा है। इसके अलावा यदि वो पत्रकार है, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत कीजिए, क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो मानक निर्धारित करे हैं कि पत्रकारिता कैसे की जाएगी, उन पर वो खरा नहीं उतर रहा है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, प्रथम जिम्मेदारी है। और यदि फिर भी ऐसा नहीं होता है, सुनिए एक सेकंड, यदि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसी शिकायत मिलने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो जवाबदेह सर्वोपरि आपकी वही बॉडी होगी, रेगुलेटरी बॉडी होगी आपकी, यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि ऐसी शिकायत मिलने के बाद भी ऐसे पत्रकारों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सबसे बड़ी जवाबदेह वो होगी। लेकिन उसे तो कुछ हमारे पता ही नहीं है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। उसे तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि किसी ने उसको संज्ञान में ही नहीं लिया। बिल्कुल, ये लेना चाहिए, संज्ञान में लाना चाहिए। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? संज्ञान में आना चाहिए, ये तथ्य संज्ञान में तो अपनी ही जिम्मेदारी, पत्रकारों की ही जिम्मेदारी है कि वो संज्ञान में दें उनकी। तो फिर आप, अगर हम लोग सिर्फ इस बात पे लड़ रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम पत्रकार सिर्फ इस बात पे लड़ रहे हैं कि वो पत्रकारिता गलत कर रहा है, तो वो गलत किस बेस पे कर रहा है? कि हमने ये जो एडवोकेट साहब ने बोला कि हमने उसको एक लिबर्टी दे रखी है कि भाई तू करता रहे, हम तेरे पीछे लगे हुए हैं। अगर हम यही शिकायत जो एडवोकेट साहब ने कहा कि काउंसलिंग कर दे। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो चौथा स्तंभ कहा है, तो चौथा स्तंभ ऐसे नहीं कहा है। चौथा स्तंभ इसलिए कहा है कि आप एकदम साफ सुथरी पत्रकारिता करें, किसी के आंचल पे धब्बा नहीं लगना चाहिए, आपके आंचल को भी धब्बा नहीं लगना चाहिए, एकदम क्लियर पत्रकारिता करिए जो करें। यहाँ पर वो व्यक्ति दोनों तरह से फंस रहा है। पहली बात, यदि वो पत्रकार नहीं है तो वो गलत कर रहा है, और पत्रकार है तो भी उसने गलत किया है। यहाँ पर वो दोनों ही तरह से जिम्मेदार है। पर सर, सबसे पहली बात यही है, हमें सबसे पहले काम यही, आज जो ये डिबेट है इसका जो मूल है, जो बेस है, वो यही है, यदि वो पत्रकार है और यदि पत्रकार नहीं है, इन दोनों बातों पर विचार बहुत गहनता से होना चाहिए, और उसी के अनुसार फिर एक्शन भी लिया जाना चाहिए, जो कि अब तक हमने नहीं लिया। इन दोनों पार्ट पे नहीं अब तक इस मुद्दे पे बात ही नहीं हुई है। बात ही नहीं हुई है, ये बात अब तक सामने नहीं आई है। राकेश जी, सामने नहीं आई।
जी राकेश जी, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। जी हाँ, राकेश जी, मैं भरतपुर से ही बिलोंग करता हूँ, जो स्थानीय जिला लगता है। और सर, ये जहाँ भी बताएं, पत्रकारिता के आपने जी प्रेस ऑफ काउंसिल में इस मुद्दा को उठाया है? सर, अभी हम इस मुद्दे को वहां नहीं ले जा पाए, केवल हम एक प्रशासनिक कार्रवाई के तौर पे ही अपने प्रयास करते रहे, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने भी अभी तक उसके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की है। और जो भी है, अधिवक्ता से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी संज्ञान में मामले को लेते हुए उन्होंने भी यही कहा था कि इस पे अगर हम एक कानूनी कार्रवाई करते हैं तो उसके खिलाफ भी इसको सजा हो सकती है। अब जब आप जब इस बात को कहते हैं कि सही मायने में वो पत्रकार नहीं है, तो इसकी जांच के लिए हमने पीआरओ ऑफिस से जो लेटर हम लोगों को दिए जाते हैं चैनल के द्वारा, तो वहां से भी हमने जब इसकी जांच की तो पीआरओ में भी उसका नाम अभी तक अधिकृत नहीं है सर। जहां से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये सारी जानकारी दी जाती है कि इस जिले में किस पत्रकार को किस चैनल के लिए, किस अखबार के लिए नियुक्त किया गया है, तो केवल वो एक फेसबुक पेज चलाता है और उसी पर उसने ये कृत्य किया है। वो पेपर मैंने मंगवा लिया है, पीआरओ में रजिस्टर्ड नहीं है। वो पेपर है मेरे पास, वो पेपर है मेरे पास, नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, इसको पत्रकारिता को बर्खास्त करने के लिए कांड हुआ है, जिसके ऊपर एफआईआर भी हुई है और आज 72वां दिन हो गया है। हम लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? जवाब क्यों नहीं डाल? आप तो चौथे स्तंभ हैं, आप पत्रकार पे जाके आपको पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा से फिर दोहराना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में क्या चलता है वो भी आप जानते हैं कि मैं जो भी स्पष्ट बात कर रहा हूं आपके सामने कि वो मिली भगत के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। उसका किसी राजनेता हैं जिनका मैं आपको स्पष्ट रूप से नाम लेना चाहूंगा, तो उनके पास उठना बैठना है और उन्होंने पुलिस विभाग को जो फोन किया और उसके बाद में पुलिस ने भी अब तक उसको किसी भी तरीके से संज्ञान में मामले को लेकर के कार्रवाई नहीं की है, जबकि कानूनी तौर से भी आप इस बात को कह रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। पुलिस विभाग भी इस बात को जानता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है, लेकिन फिर भी इस मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सर, ये तो सीधा सीधा मामला है कि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। राकेश जी, आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आपने कई कवरेज किए हैं वहाँ पे, आपके कई वीडियोस मैंने देखे हैं, आपने कवरेज किया है, लाइव टाइम भी कवरेज किया है उनका। आपने बहुत ज्यादा न्याय दिलाने की कोशिश की है, लेकिन न्याय दिलानी देर हो रही है। सर, मैंने इस मामले को लेकर के पुलिस अधिकारी जो स्थानीय एसएचओ लगे हुए थे उनसे भी इस मामले में बात की, तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि ये कोई कृत्य नहीं है, इसमें तो आपस में समझौता करवा देना चाहिए। जबकि अगर कोई कृत्य कर रहा है तो जी, ये मामला क्राइम से जुड़ा हुआ है और एक पुलिस अधिकारी एक जिम्मेदार आदमी अगर इस बात को कहता है तो सर ये तो गैर जिम्मेदार वाली बात है। जी, राहुल गांधी जी तो आज ही मिली है सुप्रीम कोर्ट से रात इसी मामले में। जी, तो पत्रकारिता में ऐसा धब्बा लग रहा है कि चौथे स्तंभ को भी लगता है कि इस पत्रकारिता के अंदर 2-4 पत्रकार ऐसे हैं हर क्षेत्र में कि पूरे तालाब को गंदा कर देंगे और स्वच्छ पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके ऊपर भी धब्बे लग सकते हैं। अगर ये पत्रकार की पत्रकारिता कैंसिल नहीं हुई और इस पत्रकार को अगर गिरफ्तार नहीं किया तो आप ये जान लीजिए पत्रकारिता बहुत पीछे चली जाएगी। जो अच्छे पत्रकार हैं वो भी ये सोचेंगे कि अगर हम इस तरह ही करके पैसे कमा लें तो पैसे कमाएंगे। और पत्रकारिता ये नहीं कहती है कि आप किसी के ऊपर दब्बा लगा के पत्रकार में पैसा कमाएं। पैसे कमाने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये बहुत ही नीच तरीका है। अगर प्रशासन साथ नहीं देता है तो प्रशासन के ऊपर भी एक एफआईआर करें आप पत्रकार लोग। आप लोग क्या कर रहे हैं वहां बैठे हो? आप क्या कर रहे हैं? आप प्रशासन के ऊपर एक एफआईआर करो कि एसपी साहब उस पे या डीआईजी साहब उस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। राकेश जी, इस मामले को लेकर के हम जी मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस मामले से सभी जितने भी अधिकारी हैं सब अवगत हैं
लेकिन वो जानबूझकर के इस मामले पर संज्ञान नहीं लेकर के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो सर ये हमारे लिए एक विचार का विषय बनता है। विषय बनता मैं मानता हूँ। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि भरतपुर में केवल 2 या 3 लोग ही कवरेज कर रहे हैं, बाकी कोई कवर कर ही नहीं रहा है इसको। उसका क्या कारण है? सारे पत्रकार मिल चुके हैं एक में। सर वहाँ के पत्रकारों में एक आपसी मेरी बातें हैं तो इस तरीके की कमेटी बना रखी है कि कोई भी अगर गलत भी करता है तो भी उसको सपोर्ट किया जाता है, उसके खिलाफ में किसी भी तरीके से जो मामला उसने प्रकाशन में नहीं लिया जाता। सर एडवोकेट साहब बोले। सर मैं कहना चाहता हूं कि राकेश जी ने अभी बताया कि उन्होंने काफी प्रयास किए, बहुत अच्छी बात है और करने भी चाहिए, क्योंकि कुछ न करने से तो अच्छा यही है कि हम कुछ तो करें, मेन बात ये। पर अब 2 चीज हमारे पास में करने के लिए हैं जो कि सामने आ चुकी हैं। कि पहली चीज तो ये कि राकेश जी ने जैसा बताया कि वो रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट है ही नहीं, तो सबसे पहला काम ये बनता है कि उसने अब तक अपने आप को पत्रकार के रूप में संबोधित किया है सभी जगह। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी इस मामले में एक्शन ले और सेक्शन 416 आईपीसी में उसके खिलाफ एफआईआर कराए, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि यदि वो पत्रकार है, ठीक है, और गलत न्यूज उसने छापी है, जैसा कि छापी ही एक है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि गलत न्यूज नहीं छापी उसने, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मजबूती से शिकायत दर्ज करवाई। ये 2 काम तो आप करें जो कि अब तक हुए ही नहीं है इस मामले में। बाकी रही बात राजनीतिक दबाव की, वो तो सामने आ ही रहा है, क्योंकि पुलिस सिर्फ राज्य सरकार की होती है और राज्य सरकार जैसा चाहेगी वो वैसा ही नाचेगी। वो कठपुतली है पुलिस उसकी, वो चाहे तो मर्डर केस में भी एफआईआर दर्ज हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो, सीधी सी बात है। तो ये 2 काम तो आज करने के हैं आपको। जिले में बने हुए प्रेस क्लब हैं धर्मेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो जिले में क्लब जो बनाए जाते हैं, जो प्रेस क्लब बार एसोसिएशन की तरह, जिस तरह से प्रेस क्लब की स्थापना जो है वो उसी आधार पर की गई थी कि इन पर नियंत्रण जो है रखा जाए और जो गलत और सही हो रहा है वो प्रेस क्लब की जिम्मेदारी होती है। आर्टिकल 19 के तहत इस देश के अंदर कोई भी अपनी बात रख सकता है। जैसे मैं अगर ये कहूं कि कोई पत्रकार या नहीं, ये केवल जो है हमें वो केंद्र सरकार ही बता सकता है, या फिर वो हमें जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है और जो अखबार सकते हैं। अब उनमें 2 चीजें आ गई हैं कि डिजिटल को कुछ सरकारों ने पहले लॉन्च किया और कुछ को नहीं किया। वर्तमान समय में केवल पंजाब ही ऐसा राज्य है पूरे राष्ट्र के अंदर जहां यूट्यूब चैनलों का बाकायदा पंजीकरण राज्य सरकार करती है और उनको जो है वो वहां पर पंजीकरण शुल्क दिया जाता है। उसके बाद में वो डिजिटल नेटवर्क जो है वो पंजीकृत हो जाते हैं। अब इसी देश में दोहरा कानून आप देखिए, दूसरे राज्यों में दोहरा व्यवहार हो रहा है, वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब ये सवाल किया गया केंद्र सरकार से कि ये वाले पत्रकार हैं या नहीं, क्योंकि भीड़ तो इतनी सारी बढ़ गई है, बहुत सारे बेरोजगार पत्रकार हो गए, विशाल शर्मा हो या फिर पूर्ण प्रसून वाजपेयी हो या फिर वो तमाम जो है प्रज्ञा मिश्रा से लेकर के तमाम पत्रकार, तो वो उन सब ने जो है अपना यूट्यूब चैनल जो है खोला हुआ है। कोई उनका अखबार नहीं, कोई चैनल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको देखने वालों की जो संख्या है वो करोड़ों और लाखों में है, मिलियन और जो है ट्रिलियन में उनके व्यूअर आ रहे हैं, व्यूअरशिप उनकी बहुत बड़ी है। तो अब 2 विषय बड़े उठते हैं कि केंद्र सरकार जब इस पर बोल सकते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इस पर जो है कानून बना रहे हैं, ना तो वो पत्रकार मान रहे हैं वैध है और ना ही ये मान रहे हैं कि अवैध है। इस देश के अंदर प्रेस लगाने की जो अथॉरिटी है वो केवल प्रिंट मीडिया को है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक को नहीं है। अगर आप एक पढ़ेंगे सही ढंग से और एमआईबी में आप जाएंगे तो प्रेस लगाने की जो अथॉरिटी है वो केवल आरएनआई के पास है। दूसरा पीआईबी दे सकती है कुछ मामलों में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। लेकिन जो एमआईबी की अगर बात करें तो भारत न्यूज चैनल जो है जितने भी चल रहे हैं वो प्रेस लगाने तक की उनको अथॉरिटी नहीं आज तक दी गई है कि वो प्रेस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जबरदस्ती लगाते हैं कि जी अखबार वाले लगाते हैं तो चैनल वाले भी लगा रहे हैं। अप लिंकिंग डाउन लिंकिंग के लाइसेंस लिए और उसके बाद में चालू है। वो एक इनको व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए कि ये व्यवस्था नहीं बना पाए, ये मॉनिटरिंग नहीं कर पाए, ये आज तक एक फेसबुक एक ट्विटर को आधार कार्ड से नहीं जोड़ पाए। आप राशन कार्ड जोड़ने में लगे हो, आप पैन कार्ड जोड़ने में लगे हो, लेकिन वहीं कमलेश तिवारी की हत्याएं 2-3 व्यक्ति आकर के कर देते हैं। पहले तो वो हिंदू बनते हैं, उसके बाद में वो जो है अगर वो आधार से अगर जुड़ा होता तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी सहायता होती, ये शायद हत्या ही नहीं हुई होती। तो जो छवि खराब करने का काम है, जो प्रपंच है, इसमें जो है वो पूरा हाथ सरकारों का है और वो चाहते हैं कि अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी भी बहुत सारी चीजें जो है वो खुल करके बाहर आ जाएंगी।
तो ऐसे में हमें देखना पड़ेगा कि इनका विरोध पहले हो कि सरकार पहले एक सिस्टम तो बनाए व्यवस्थित, और वो वहां पता है कि कौन पत्रकार है कौन नहीं है। तो ये सरकारों के पास उनका खुद का अपना डेटा संरक्षित। अभी कितने पत्रकार राजस्थान की जेलों में बंद हैं, सवाल करिए, मालूम है नहीं, क्योंकि सरकारों के पास डेटा ही नहीं है कितने पत्रकार हैं। कम से कम बार एसोसिएशन में पंजीकृत एक बार एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश में अधिवक्ताओं को जो है पता है कि अधिवक्ताओं की संख्या उसको मालूम है कि कितने अधिवक्ता हैं। कंपलसरी कर दिया गया कि आपको बार एसोसिएशन, वैसे तो तमाम अधिवक्ताओं के संगठन है, बहुत सारे संगठन है, लेकिन बार एसोसिएशन की आपको मेंबरशिप लेना अनिवार्य है। आप देश के किसी भी यूटी में हो, स्टेट में हो, कहीं भी हो, वो अनिवार्य कर दिया गया। पूरी संख्या है उनके पास। एक संगठन तो कम से कम ऐसा होना चाहिए जिस संगठन के तहत कम से कम देश में ये चीज जो है कंफर्म हो कि इतने पत्रकार हैं, उनको पत्रकार माने तो सरकार या ना माने, कम से कम कुछ तो बताए कि कौन पत्रकार हैं और कौन से पत्रकार नहीं है। पंजाब की तर्ज पर पूरे राष्ट्र में किया जा सकता है, लेकिन कोई कर नहीं रहा। ये कहीं ना कहीं बड़ी विडंबना है और दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश में सरकार को पता ही नहीं है कि कौन पत्रकार है और कौन पत्रकार नहीं है। मैं दावे से कहता हूं, आप लिख करके अगर आरटीआई मांगे कि पत्रकार है या नहीं और प्रेस के दायरे में आता है कि नहीं, और वो जवाब नहीं दे पाएंगे। उनका ही संस्थान जो लगभग 77 ईयर से जो है वर्क कर रहा है, और मैं बहुत ज्यादा रिसर्च इन विषयों पर करता हूं और मैं लगातार जो है संगठन को ला करके और ये चाहता हूं कि यार राज्य में ऐसी व्यवस्था हो, तो इनके पास व्यवस्था नहीं है। आज एक किसी पत्रकार के द्वारा गलत चलाई गई खबर, जैसे आसाराम जी के खिलाफ गलत खबर चलाई थी दीपक चौरसिया ने, तो दीपक चौरसिया आज जी न्यूज में बाकायदा पत्रकारिता कर रहे हैं। अब आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना कि दीपक चौरसिया पत्रकार हैं या नहीं। बात आती है गलत चलाने की, तो उसको लेकर के आज तक उनको केवल कोर्ट में बुलाया गया, सजा नहीं दी गई। तो बाकी पत्रकारों के हौसले बुलंद होंगे, जो छोटे हैं बड़े हैं वो अलग चीज है, लेकिन कम से कम देश के अंदर एक एमी सिम्मी रजिस्ट्रेशन करवा लिया और उसके बाद में बैठ गए। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो इतनी रिसर्च करते हैं और जो इस देश में हर एक चीज पर जो है सवाल उठाना जानते हैं और अधिकारियों से बात करना जानते हैं, वो उनके कार्यों के बारे में पता है, शक्तियों के बारे में, और कैसे इस समस्या का निदान हो सकता है ये भी उनको मालूम है। तो ऐसे पत्रकार कहाँ हैं? अलग पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन आज जिसने माइक सही से अंडे से अभी बाहर नहीं निकल के आए, अगर ये कहा जाए, वो पत्रकार इस देश में पत्रकारिता सिखा रहे हैं और ये कहते हैं कि हम तो गले में जो है माइक डाल के जवाब पूछना जानते हैं। पहले पत्रकारिता हुआ करती थी, 80 दशक की बात बताऊं और इसके बाद में मैं विराम लेता हूं, आप सब लोग जो है चर्चा करें। 80 के दशक की जो पत्रकारिता होती थी उसमें एक अखबार में बड़ा प्यारा आर्टिकल आता था कि आप के अंदर लिखने की अगर काबिलियत है और क्षमता है तो आप पत्रकार बन सकते हैं, बहुत स्वागत है आपका। 90 का दशक आया और जो है जब सन 2000 आया, 80 से लेकर के 20 साल की पत्रकारिता देखी। 2000 जब आया तो फिर पता चला कि लोगों ने जो है विज्ञापन जो हुआ वो स्वरूप बदल गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई कि अगर आपके अंदर बोलने की क्षमता है, माइक के सामने अगर आप बोल सकते हैं तो आप पत्रकार बन सकते हैं, आपका स्वागत है। फिर 20 साल गुजरे, 2020 और 2021 में जो है इंटर किया दुनिया ने। अब 2021 में अर्णब गोस्वामी की तीसरी पत्रकारिता स्टार्ट होती है कि आपके अंदर लिखने की क्षमता हो ना हो, बोलने की क्षमता हो ना हो, चिल्लाने की क्षमता अगर आपके अंदर है और आप इतनी तेज चिल्लाएं कि माइक कैमरा छोड़ो 4-6 गांव जान जाएं, अगर आप इतना चिल्ला सकते हैं और आप थोड़ा साथ में डांस वांस भी कर सकते हैं कैमरा घुमा घुमा के, तो आपका स्वागत है। तो ये तीसरी पत्रकारिता है। अगले 20 साल गुजरेंगे, उसके बाद में कौन सी पत्रकारिता आएगी? मुझे लग रहा है कि पत्रकार एक हाथ में डंडा रखेगा और दूसरे में माइक, और नीचे से मारेगा, ऊपर से कैमरे वाले को कहेगा कि केवल माइक और चेहरा ही आना चाहिए इसका, और बता तो जल्दी। तो ये आने वाले समय में ऐसा दौर आने वाला है तो पत्रकारिता के जो बदलते स्वरूप हैं वो बहुत ही बेबस और खतरनाक है। इससे बचना चाहिए। ये बार एसोसिएशन की तरह हमारे प्रेस क्लब की जिम्मेदारी है पूर्णतः, वो मेंबरशिप को अनिवार्य करें ताल ठोक करके, और कहें कि हमसे जो टैग और बिल्ला ले जाएगा वही पत्रकारिता कर पाएगा, हम जिसे नहीं देंगे वो पत्रकारिता नहीं करेगा, बात खत्म। कोई देश में सुनने की जरूरत ही नहीं। बाकी संगठनों में जुड़ो, कोई समस्या नहीं, लेकिन इसकी मेंबरशिप वो लेना अनिवार्य है हर पत्रकार। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बताएं सर, ये मोहन गुप्ता को किस तरह गिरफ्तार किया जा सकता है, इसके ऊपर क्या क्या किया जा सकता है कार्रवाई? क्योंकि मोहन गुप्ता ने पूरी पत्रकारिता को कलंक कर दिया है। कलंक किस लिए कर दिया है? क्योंकि सर आप कुछ भी देखिए, इस समय कलंकित पत्रकारिता हो गई है।
आपके भरतपुर में ऐसी कलंकित पत्रकारिता हो गई है कि कोई चीज भी अगर आप पूछने जाते हो आपको भी उसी श्रेणी में ले लेते हैं कि ये भी मोहन गुप्ता ही है जो हमसे कुछ करने आया है, जो करके जाएगा। तो उसको गिरफ्तार कराना या उसको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भेजना बहुत जरूरी है। आप पत्रकार भरतपुर वाले जितने भी हैं सब लोग मिलो और उसके ऊपर संगठन के जाओ, संगठन से उसके ऊपर प्रेशर डालो, प्रेशर डाल के क्या आपने भरतपुर में उससे जाके संज्ञान लिया? राकेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने जी सर लिया? सर अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पे उचित जो हमारी तरफ से कार्रवाई की जाए, हम उस पर आगे चल के इस कदम बढ़ाएं और इस मामले में संज्ञान लें। बिल्कुल, आप कल जाके उसका संज्ञान लीजिए कि भाई कल आपका एटीवी में चला है डायरेक्ट, वो क्या संज्ञान है आप बताएं, क्योंकि आपने इस पत्रकारिता में मैंने देखा है आपने इस केस को बहुत अच्छी तरह सॉल्व किया है, बहुत अच्छी तरह कवर भी किया है, तो आपकी कवरेज कहीं खाली ना जाए। मैं तो ये चाहता हूँ 70 दिन हो चुके हैं, कुछ दिन और ही बचे हैं, अगर इसमें एफआईआर लग जाती है तो ये बरी हो जाएगा जैसे उसके कई चीजों में लग चुकी है। तो इसलिए आप बिल्कुल जाएं, पहले मोहन गुप्ता को और उसका इंटरव्यू लो कि आपने मोहन गुप्ता जी जो अमित शर्मा जी के बारे में चलाया है चैनल पे या आपने फेसबुक पे, उसका क्या कारण था, आप मंशा क्या थी उसके पीछे? क्या आपको गुरु जी से कुछ चाहिए था या क्या आपको गुरु जी के खिलाफ ये सारी चीजें आपको मतलब संज्ञान लिया आपने, या गुरु जी से जाके पहले आपको पूछा? आप कल की तारीख में जाके इससे पूछें, देर मत करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप अटैक करेंगे उतनी जल्दी वो सरेंडर करेगा। और इस समय क्या है, एक पत्रकार ही पत्रकार सरेंडर करा सकता है, ये मेरा दावा है। अगर आप सच्चे पत्रकार हैं वो लीजिए, साथ में जाके उसका इंटरव्यू लीजिए और इंटरव्यू लेके उसको करें। अगर आपको लाइव चलाना है तो मैं लाइव चलवा दूंगा वहां से, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। मेरा पत्रकार भरतपुर में भी है, उसको मैं दे दूंगा ड्यूटी, वो वहां से लाइव चला देगा और मैं यहाँ से एंट्रिंग कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको कल की तारीख में जाके भरतपुर में उसका संज्ञान लीजिए, क्योंकि पत्रकारिता पे धब्बा आ रहा है और गलत पत्रकारिता का जवाब दे कौन है? हम सब पत्रकार हैं, जितने भी पत्रकार भाई हैं हमारे, सब जवाबदेह हैं। इसको कृपया करके पत्रकार को पत्रकारिता रखिए, पत्रकार को चौथा स्तंभ का मतलब ये है कि सर चौथा स्तंभ बहुत ही सोच समझ के कलम से लिखता है। जो कलम देता है वो आंखें देखती हैं और आंखें देखती हैं वही कलम लिखता है। तो कृपया करके कल आप जाएं और उसके पत्रकारिता पे अपने दब्बा ना लगवाएं और उनको संज्ञान लेकर। एडवोकेट साहब, आपका क्या राय है? कल ये जाके पत्रकारिता उनको वहां पे समझाएं या ना समझाएं? नहीं सर, बिल्कुल करना चाहिए। जैसे कि अब तक 2 ही निष्कर्ष निकल के आए हैं कि आप लोगों के प्रयास बहुत सराहनीय है, आपने कोई प्रयासों में कसर नहीं छोड़ी है, प्रशासनिक स्तर पे आप सब जगह मिल लिए, नीचे से लेकर ऊपर तक पिलर टू पोस्ट आपने बहुत चक्कर काटे हैं, पर सुनवाई अब तक कहीं पे भी नहीं हो पा रही। इसके अलावा तो साहब मैंने जैसे कि पिछली डिबेट में बताया था कि यदि नहीं हो पा रही है पुलिस के स्तर पर तो हमें कोर्ट से मदद मांगनी चाहिए। अब इसके अलावा जो आज 2 मुख्य प्रयास है, जो मुख्य बिंदु सामने आए, उन पर ध्यान देने की बात है। यदि वो पत्रकार नहीं है, कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो 416 में उसे पत्रकार के रूप में खुद को संबोधित बनाए रखने के लिए एफआईआर दर्ज करवाएं आप। यदि पत्रकार है तो आप आपकी जो भी रेगुलेटरी बॉडी है लोकल स्तर पर, जैसे कि अभी केशव जी ने बताया कि प्रेस क्लब बने हुए हैं, और फिर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपकी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहां पर आप लोग शिकायत दर्ज कराएं, जिससे उस पर दबाव तो बने दोनों ही तरीके से, यदि पत्रकार है तो भी और नहीं है तो भी। ये हमारी प्राइम ड्यूटी होनी चाहिए, इस पर तो काम जरूर करें आप लोग। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कालरा साहब, आपका क्या है इस पे, आपके व्यूज क्या है कालरा साहब? आप तो बड़ा क्राइम देखते हैं। जो आपने बोला, जो एडवोकेट साहब ने बिल्कुल सही बोला, और उससे पहले भी वो बोल के गए आपके कि इसमें हमें ही थोड़ा संज्ञान लेना ही पड़ेगा अब इस तरीके से। और जैसे अब इनको लाइव अगर सीधा सा है, अब तो आखिरी हमारे पास हथियार यही है कि हम सीधा उनके पास जाएं और लाइव टेलीकास्ट करें उनका इंटरव्यू कि भैया आपने ऐसा क्यों किया। तो उससे हम सही कर देंगे, आप चिंता मत करें, कुछ फर्क तो पड़ना ही है। और जाएं वहां पे, मुझे एक टिंकल आधे घंटे पहले बता दे कि हम इस टाइम जा रहे हैं, मैं उसको लाइव कर दूंगा वहां से, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है।
हम उसको डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि सुनने में ये भी आया सर है हमारी कि जिम्मेदारी बनती है जी हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको आप सभी के सामने लाइव लाना, और उसने ऐसा क्यों किया और उसकी क्या मंशा थी उसके बारे में आप सबको अवगत कराना। इसके लिए हम लाइव डिबेट लगाएंगे उनका, और उनसे इस बारे में संज्ञान लेकर के बात करेंगे। और उसमें बिल्कुल साथ सही। साथ में इतना भी प्रशासनिक अपन ने कार्य किया है, जो FIR या जो भी अपन ने किया वो भी साथ में रखें कि हमने ये किया। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? जी बिल्कुल। हाँ बोलिए। हाँ, मैं एक बात और अंत में कह देना चाहता हूँ कि आप हाँ, सब बोलिए। पत्रकारिता के फील्ड से हैं, आप ज्यादा जानते हैं, आपने पढ़ाई भी करी है शुरू से। आप अब तक आपको अंत तक आपको एक ही बात बताई जाती है जो कि ध्यान में रखने वाली होती है कि किसी का अहित नहीं होना चाहिए किसी भी सूचना से, बस। जहां तक मैं हाँ। समझता हूं कि किसी की मानहानि नहीं हो, और जो भी ज्यादा अच्छे शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इस मामले में इस मोहन पत्रकार को, जो भी तथाकथित पत्रकार है, इसने बिना कुछ सोचे समझे जो पेपर वायरल किया है, प्रसारित किया है, उससे इसकी एक बात और इससे एक बात और सामने आती है कि वो पूर्व से ही दुर्भावनाग्रस्त था अमित शर्मा जी से। क्योंकि यदि वो वास्तव में पत्रकार है तो उसको ये ज्ञात होना चाहिए था, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो एक एक तथ्यों का पहले जांच करता, उनकी सुसंगतता की जांच करता, वास्तव में वो तथ्य सही है या नहीं, उनसे अमित शर्मा जी से खुद पूछता और फिर उसके बाद में उस को वायरल करता। बिल्कुल सही। सर उसकी एडवोकेट साहब जिम्मेदारी थी। वहां जाके अमित शर्मा जी से पूछ के आया, एक एक चीज गलत है, जो उसमें लिखा हुआ है वो सारी चीजें गलत हैं। नहीं, मैं यही बात कह रहा हूं, हम सब जानते हैं कि वो गलत है, हम सब जानते हैं विद साहब, कंफर्म। विद साहब हम सब जानते हैं कि गलत है। पर यहाँ पर जी। बात हो रही है कि एक पत्रकार की जिम्मेदारी क्या बनती है, कोई भी न्यूज उसके हाथ में आने के बाद में, उसकी बात कर रहा हूं साहब मैं। बात सर बिल्कुल सही है। आपके इसका जवाबदेही कौन है? पत्रकार है। हम तो कहते हैं बस पत्रकार। बस यही बात, बिल्कुल। देश को इसीलिए कह रहा हूँ, कल जाएं आप, 2-4 पत्रकार लोग जाएं, उसको घर से सुबह चले जाओ 6 बजे आप मुझे रिंग कर दो, मैं आपको लाइव कर दूंगा। लेकिन उसकी एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। ऐसे पत्रकार हमारे देश में या हमारे पूरे ब्रह्मांड में खतरा है। जो हमारे धर्मगुरु लोग हैं, जो इतना मेहनत कर रहे हैं, धर्मगुरु लोग, वो सबके लिए खतरा है। हाँ बोलिए। सर मैं कहना चाहूंगा, जब मैंने उनसे फोन पे बात की मोहन गुप्ता से, तो उसने सिर्फ एक बात कही थी कि वो पंपलेट मुझे नगर निगम में मिला था, और नगर निगम में मिलने के बाद मैंने केवल उसको अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किया है। मेरी तरफ से उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जोड़ा गया है जिसमें मेरे खिलाफ किसी भी तरीके का आपराधिक मामला दर्ज किया जा सके। जी। तो सर गुप्ता जी, मैं आपसे चाहूंगा कि क्या वो इस मामले में अपनी तरफ से जो स्पष्टीकरण दे रहा है, क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल गलत स्पष्टीकरण है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। और यही हम सब ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप पत्रकार, अपने आप को पत्रकार बता रहे हो, और आपने सिर्फ एक पेपर आपको कहीं मिलता है, हवा में उड़ता हुआ आया, आपने पकड़ लिया और उसको फेसबुक चैनल पे डाल दिया। इससे बड़ी लापरवाही वाली बात क्या होगी? अब आप उसमें चाहे कुछ जोड़िए चाहे मत जोड़िए, यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है बिल्कुल भी। मायने रखने वाली चीज ये है कि वो पेपर आपको कहीं से भी मिला और आपने उसको प्रसारित कर दिया सोशल मीडिया पर। यही तो सबसे बड़ी लापरवाही है, और यही आपके कंडक्ट शो करता है कि फिर यदि आप पत्रकार हैं तो फिर आपने पत्रकारिता से क्या सीखा, कैसे पढ़ाई करी थी आपने? क्या यही कि कहीं से भी कोई पेपर मिल जाए आप उसे छाप देना? अब इसके रिपरकशन क्या हो रहे हैं, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या होंगे कि आज जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है समाज की पूरे देश में, क्या उसकी छवि धूमिल नहीं होगी? चाहे आपने जो पेपर अपना प्रसारित किया, यूट्यूब अपने चैनल पे डाल दिया, चाहे उस पर कुछ लिखा नहीं लिखा, लेकिन उसका जो प्रभाव है बहुत बड़े स्तर पे पड़ता है, बहुत बड़ी मानसिकता को प्रभावित कर सकता है। ये चीज यहाँ पर सोचने वाली है, देखने की बात है। अब ये तो वो चाहे कितनी गलियां निकालें, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अपने इस कृत्य में फंसते जरूर हैं। मेन बात ये है। अब देखिए साहब, इस तरह अगर धर्म गुरुओं पे इस तरह लोग लाछन लगाएंगे तो हमारे धर्म गुरु भी चुप रहने वाले नहीं है आज के जमाने में। लेकिन अमित साहब आरोप लगाइए, आरोप लगाएं, पर प्रूफ हो। अगर वो चाहें
तो 2 मिनट में वहां दंगे भड़क सकते हैं, लेकिन उन्होंने रोक रखा है लोगों को। उनके अनुयायी लाखों लाखों हैं, जो कि आज भी अनुयायी उनको बोलते हैं कि गुरुजी एक आदेश करें, हम उसको घर से उठा के लेके आएंगे, लेकिन गुरुजी ने एकदम रोक रखा है। देखिए कितने शांत हैं गुरुजी, जैसे गंगा शांत है उस तरह शांत है, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं। और पत्रकारिता को वो पत्रकार समझ रहा है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि जिस दिन कुछ भी उफान आया भी हो सकता है। प्रशासन भी ये नहीं समझ रहा है कि इसके पीछे रोकने का हाथ अमित शर्मा जी जो गुरुजी हैं उन्होंने रोक रखा है लोगों को। अब देखिए आप लोगों ने कितना बड़ा वहां पे लोगों को जाके ज्ञापन दिया था, लाखों लाखों लोग, मेरे ख्याल से 4-5 हजार लोग गए थे उसके, आप लोग के जो वहां पे गए थे ज्ञापन देने, अपने ये कछावा साहब को, नीचे भी गए थे, वहां पे आपके थाने में भी गए थे, लेकिन क्या हुआ, एक भी आदमी ने कोई ऊंची आवाज में नहीं बोला और कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं भी कवरेज करने गया था वहां पे, मैं भी साथ में था, मैंने भी ये देखा एक भी अनुयायी ने मिसबिहेव नहीं किया, क्योंकि गुरुजी के आदेश था कोई भी वहां नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्रतिष्ठान का सवाल था, मतलब गुरुजी के प्रतिष्ठान का सवाल था, अनुयायी का। उनको एक शिक्षा दी गई है अनुयायियों को, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, इसलिए ये शांत रहा। नहीं तो एक एक अनुयायी ने, जैसे फॉर्म भरा हुआ है मैंने देखा था, एक अनुयायी से मैंने पूछा, वो कहता है मुझे आप आदेश दीजिए, मैं इसको घर से उठा के बाहर मारूंगा। क्या यही पत्रकारिता रह गई है क्या? मैं यही बात कहना, वित्त साहब, अभी राकेश जी ने कहा, हेलो, हाँ वित्त साहब, हाँ राकेश जी ने कहा कि उन्होंने बात भी करी थी मोहन जी से, और मोहन जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ डाल के ही अपनी क्या कहते हैं जिम्मेदारी पूरी कर ली, मैंने कुछ लिखा नहीं। ये पत्रकारिता का सबसे बड़ा एक नकारात्मक प्रभाव है, देखा जाए यही सबसे बड़ी नकारात्मकता है। बिना किसी जांच के, बिना किसी सत्यापन के आपने वो खबर डाल दी, फिर आप कहाँ के पत्रकार? मेन बात ये। चलो सर देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि आप पत्रकार लोग एक बार जाएं और उनका शो मोटो लें, शो मोटो लेने के बाद उनसे वापस पूछें कि भाई आपने कैसे चला किया, उसका कुछ तो तत्व दो। आपने गुरुजी का बयान लिया, गुरुजी से मिले, आपने वन साइडेड बयान चला दिया, ये तो वही हुआ कि आप मर्डर किया और कहते मैंने मर्डर नहीं किया। एक तो आप गलत काम कर रहे हैं और दूसरा गलत काम करने के बाद भी आप काम से घूम रहे हैं, ये कहाँ की पत्रकारिता है भाई? इसका जवाब नहीं। इसके बाद में यदि उन्होंने गलती से छाप दिया, जैसा कि राकेश जी ने बताया कि उनको स्पष्टीकरण दिया था, तो क्या इसके बाद में उन्होंने सामने आकर इस संबंध में माफी मांगी या कुछ स्पष्टीकरण दिया रिटर्न में? जिस हिसाब से उन्होंने इसको छापने की जिम्मेदारी जितनी जल्दी दिखाई, जितनी जल्दी उसे अपने फेसबुक पेज पे छापा, क्या जी राकेश जी, मैं आपको एक और अथॉरिटी देता हूं, अगर वो हमारे ATV चैनल में आके अपना स्पष्टीकरण दे दें, माफीनामा दे दें, हम उसको चला देंगे। उनको बोल दीजिएगा, ATV के एंकर विक साहब ने बोला है कि अगर वो चाहते हैं स्पष्टीकरण देना, हमारे यहाँ आए, गुरुजी से माफी मांगे, स्पष्टीकरण में हम दे देंगे उसको स्पष्टीकरण। आप बात करें, एक बार मैं उनसे बात करूंगा जी, कल की तारीख में बात करें और कल शाम को मैं आपसे फोन पे बात करूंगा कि कहाँ तक तो आप न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। अगर इसी तरह धर्म गुरुओं पे आते होते रहे और लोग धर्म गुरुओं को पत्रकार, छोटे मोटे पत्रकार या बहुत बड़ा पत्रकार अपने को कह रहा है, इस तरह से आक्रमण करता रहा, क्योंकि धर्म विरोधी आक्रमण है, बहुत गलत चीज है। क्योंकि इसके बारे में ये भी सुना गया है मोहन गुप्ता के बारे में कि इन्होंने कई भड़काऊ लोगों को भड़काने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम राइट कराने की कोशिश भी की है, धर्मांतरण कराने की कोशिश की है। कहीं ऐसा तो नहीं है इस मामले के पीछे धर्मांतरण का कोई केस हो, इसके पीछे कोई और केस निकल के आए। मुझे तो अब यहाँ भी शक होने लगा है कि इसके पीछे कोई विदेशी ताकत नहीं हो। अगर विदेशी ताकत इसको सहायता कर रही है तो साथ में आप ये भी कर रहे हैं, सफेदपोश भी कर रहे हैं। तो पुलिस को भी इसमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और पुलिस वालों को भी सतर्क रहना पड़ेगा कि इसका जल्दी से जल्दी निवारण करें, उसको बुलाएं और उसको ज्ञान लें। जी बिल्कुल।
ठीक है साहब, धन्यवाद आप सबका हमारे से जुड़ने के लिए, एटीवी से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।